हेलो, वेलकम, नमस्कार। आज का हमारा विषय है राज्य के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। विश्व का आकाश वर्तमान समय में राज्यों के दृष्टिकोण से अलग अलग शासन व्यवस्थाओं से भरा हुआ है, लेकिन आज इस शताब्दी में जहाँ तक विभिन्न राज्यों में जो शासन व्यवस्थाएं हैं वह अस्तित्व रखती हैं, उनके पीछे इतिहास के कुछ पन्नों को आज पलटने की आवश्यकता है। राज्य के उत्पत्ति के मसले के ऊपर पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक काफ़ी डिबेट होते आया है, लेकिन मुख्य तौर से राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात होती है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक समीक्षक या फिर विचारक या फिर थिंकर जो सहमत हैं। उनमें पहला सिद्धांत आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत में यह कहा गया कि माता की प्रधानता थी, क्योंकि उस समय न तो विवाह की प्रथा थी, न समाज था, न कानून व्यवस्था थी, और सब प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, दूसरी राज्य के उत्पत्ति के मसले के ऊपर बिंदु आया, जिसे पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहा गया। यहाँ पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत में पिता की भूमिका, इसका महत्व है। और पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जब काफ़ी डिबेट हुआ तो उस समय सब स्वीकार किए कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के पश्चात पितृसत्तात्मक सिद्धांत का अस्तित्व आया। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता में विकास होते गया तो राज्य के उत्पत्ति के मसले के ऊपर स्थापित 4 सिद्धांतों की प्रायः चर्चा होती है। पहला सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में यह कहा गया है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर राजा के माध्यम से अपने प्रजा के हितों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। अतः राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, और ईश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण राजा समस्त प्रजा के ऊपर अपने विवेक से लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करती है। इसलिए दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में यह भी कहा गया कि राजा की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। अगर राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं किए तो वह ईश्वर के आज्ञा की अवहेलना कही जाएगी। यह है मोटे तौर पर दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। यह भी कहा गया कि अगर राजा दुराचारी हो जाए और उसके बाद एक दुराचारी राजा अपने राज्य में जो भी निर्णय ले, तो जनता से यह अपेक्षा की गई कि उन दुराचारी निर्णयों का भी क्रियान्वयन करना है। यह प्रजा के पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन आज के प्रजातांत्रिक युग में यह दैवी उत्पत्ति सिद्धांत असफल हो गया है, फेल हो गया है, और इसकी कोई महत्ता नहीं है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है जिसे शक्ति सिद्धांत कहा गया है। राज्य की उत्पत्ति के मसले के ऊपर शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत का सारांश यही है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास शक्ति है वो ही शासन कर पाएगा। शक्ति विहीन लोग जो हैं, जो शक्ति सिद्धांत के मुखिया के रूप में शासन करेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है जो बहुत ही पॉपुलर है, और वह है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना। सामाजिक समझौते सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 विचारकों को सदैव स्मरण किया जाता है।
इसमें पहला विचारक है थॉमस हॉब्स, दूसरा विचारक है जॉन लॉक और तीसरा विचारक है जॉन जिक्स रूसो। लेकिन थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ये दोनों विचारक ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे। ग्रेट ब्रिटेन में उस समय काफ़ी उथल पुथल था। जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जैसा उसका बोध होता है, उसी भांति वह विश्लेषण करता है। थॉमस हॉब्स अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवाथन में लिखते हैं और उसमें जो वो लिखे हैं उसमें सामाजिक समझौते के सिद्धांत की उसी में चर्चा है। थॉमस हॉब्स जिस युग में उनके बारे में कहा जाता है कि 1588 में उनका जन्म हुआ, और चूंकि वो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे तो ग्रेट ब्रिटेन में उस समय सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी, व्यवस्था परिवर्तन हो रही थी। राजतंत्र था ग्रेट ब्रिटेन में। उस राजतंत्र के विरोध में ग्रेट ब्रिटेन में विद्रोह हो गया, क्रांति हो गई। राजा के पास जो समस्त शक्तियां निहित थीं उसमें परिवर्तन हो गया, और इस दरमियान ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों का जो बिहेवियर रहा, जो व्यवहार रहा, वह थॉमस हॉब्स के चेतन और अचेतन दोनों तलों पर एकत्रित हो गया, और उसी में वह अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में उसका जिक्र किए हैं। ग्रेट ब्रिटेन में क्रांति हुई, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित किया गया, और वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। उसी दौर में पार्लियामेंट का जन्म हुआ। पार्लियामेंट के लिए 2 सदन की बात हुई, और वहीं से कार्यपालिका का जन्म हुआ, और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व आया। लेकिन थॉमस हॉब्स कहते हैं कि सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के मसले के ऊपर, थॉमस हॉब्स यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के मसले के ऊपर शासन व्यवस्था की उत्पत्ति का भी जिक्र कर रहे हैं। वर्तमान जो परिदृश्य में वो पहला सिद्धांत कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में थॉमस हॉब्स अपने लेवाथन में लिखता है कि उस समय सब नेचुरल अवस्था में रहते थे, यत्र तत्र भटकते रहते थे, स्थायी रूप से कहीं पर भी उनका निवास नहीं होता था। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में चारों तरफ से मानव का जो स्वभाव था उसको वो दूसरे पॉइंट में लेते हैं, और मानव स्वभाव के बारे में थॉमस हॉब्स का विचार है कि मानव स्वभाव से हिंसक होता है, मानव स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है, मानव स्वभाव से एक प्रकार से कह सकते हैं असहयोगी होता है। वो इसलिए कहता है कि ग्रेट ब्रिटेन में जब राजतंत्र थी और राजतंत्र के विरोध में जब क्रांति किया गया, विद्रोह किया गया, तो वो ही नागरिक वहाँ पर अपना जो स्वभाव दिखाए, उन स्वभावों के बोध के दृष्टिकोण से थॉमस हॉब्स का कहना था कि मानव स्वभाव से खराब होता है। अब प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव का जिक्र करने के बाद यह राज्य का जन्म कैसे होता है? तो थॉमस हॉब्स का कहना है कि इसके बाद वो आपस में समझौता किए, और समझौता इसलिए किए कि प्राकृतिक अवस्था में उनके सामने अपनी सुरक्षा के लिए चुनौतियां आना प्रारंभ हुई। जो मानव स्वभाव हिंसक था, तो यह एक अज्ञात भय बना हुआ था कि भविष्य में जिंदगी जो पनपेगी उसमें सुरक्षा की क्या बात होगी। इसलिए थॉमस हॉब्स के अनुसार वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरे नागरिक जो हैं वो एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद वो अपना जो अधिकार था उसे समाज को सौंपे, और समाज से
वह राज्य में कन्वर्ट हुआ और राज्य के माध्यम से अपनी ज़िंदगी की गति को उसमें और उसको डायनामिक बनाने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए वो आपस में समझौता किए। लेकिन थॉमस हॉब्स के बाद ग्रेट ब्रिटेन का ही दूसरा नागरिक, जिनका नाम जॉन लॉक था, जब जॉन लॉक अपना थ्योरी दिए, उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पूरी तरह से शांति थी। शांति के साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक ब्रिटिश नागरिक होने के ऊपर गर्व करना प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गई थी, एकात्मक शासन था, कोई भी नागरिक हो ग्रेट ब्रिटेन का वह ब्रिटिश नागरिक होगा, एक हरी नागरिकता थी। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के मसले के ऊपर जॉन लॉक का कहना है, वो भी कहते हैं कि पहला पॉइंट प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में जैसा थॉमस हॉब्स का कहना था कि सभ्यता नहीं थी, किसी भी तरह से उनमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, नेचुरल अवस्था में ही रहते थे। लेकिन थॉमस हॉब्स यहाँ पर नई बात बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था शांतिमय थी, शांति का वातावरण था, कहीं पर भी एक प्रकार से एंटी सोशल काम नहीं होता था, वो प्रकृति के निकट थे। लेकिन उसके बाद वो मानव स्वभाव के मसले के ऊपर अपने दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था शांति का था तो मानव का जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। मानव स्वभाव से सहयोगी होता है, मानव स्वभाव से दयालु होता है, मानव स्वभाव से अहिंसक होता है। इस प्रकार की व्याख्या जॉन लॉक अपने थ्योरी में करते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये समझौता क्यों हो गया। तो जॉन लॉक का कहना है कि जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी और भविष्य के उद्देश्यों को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी नागरिक थे उस समय प्राकृतिक अवस्था में, वो आपस में एक जगह एकत्रित हुए और उनको प्राकृतिक रूप से जो अधिकार मिला हुआ था उसे समाज को सौंपे। और समाज एक संस्था हो गई और समाज से शासन कार्य को करने के लिए जो समस्त प्रजा के ऊपर उनका क्रियान्वयन होगा, उनको अपना अधिकार सौंपे और शासन यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए नीतियाँ बनाना प्रारंभ की। तो यह है जॉन लॉक का थ्योरी। फिर तीसरा थ्योरी, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी, महान दार्शनिक राजनीतिक विचारक जॉन जिक्स रूसो का नाम आता है। जॉन जिक्स रूसो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में यह विचार प्रकट करते हैं। वह कहते हैं पहला प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के मसले के ऊपर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो तीनों के विचारों में विभिन्नता है। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था शुरू में शांतिमय थी, शांति का वातावरण था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, तो वह प्राकृतिक अवस्था जो थी वह हिंसक भी था और अहिंसक भी था। उसके बाद मानव स्वभाव के मसले के ऊपर रूसो का कहना है, रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। इसका आशय यह है कि मानव स्वभाव से अच्छा भी होता है, मानव स्वभाव से खराब भी होता है। अगर किसी मानव के मार्ग में सुविधाएं हैं, पूरी कायनात उनके साथ है, तो वह अच्छा इंसान बनेगा। और जिनके मार्ग में कठिनाइयां हैं, जिनके मार्ग में अड़चनें हैं, तो हो सकता है वह कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ करते। और इसके ऊपर चाहे हम टॉलस्टॉय की बात करें या गोर्की की बात करें
विश्व का लिटरेचर पॉलिटिकल थिंकरों के रूप में काफ़ी भरा हुआ है। तो मानव स्वभाव के मसले के ऊपर रूसो दोनों पक्षों को स्वीकार करता है। फिर बात आती है रूसो का जो कहना है कि संपत्ति का जन्म जैसे हुआ। रूसो की कल्पना है कि एक वह व्यक्ति जो कहता है कि यह समस्त जमीनें मेरी हैं, जो कि शक्तिशाली था, और अन्य लोग उनको स्वीकार कर लिए कि हाँ यह जमीन आपकी है, तो वह अच्छा जमीन रखा, उपजाऊ जमीन रखा। लेकिन जो कम शक्तिशाली थे उनको बंजर जमीन मिली, और जो बहुत ही शक्तिहीन थे उन्हें कुछ नहीं मिला। यहीं से अपराध का बाजार गर्म हो गया, यहीं से शासक और शोषित पैदा हुए, यहीं से मालिक और दास उत्पन्न हुए। रूसो यहाँ तक कहते हैं संपत्ति रूपी काफूर का जन्म जैसे हुआ, अपराध का बाजार गर्म हो गया, और जो प्राकृतिक अवस्था शांतिमय थी वह प्राकृतिक अवस्था मानवीय स्वभाव में परिवर्तन लेते हुए अशांत हो गया। फिर समझौता। रूसो के अनुसार समस्त नागरिक एक जगह एकत्रित हुए, प्राकृतिक अधिकार उनको मिला हुआ था, उन्हें वो समाज को सौंपे। समाज एक संस्था बन गई और समाज से राजनीतिक व्यवस्थाओं का उत्पन्न हुआ। रूसो यहाँ तक कहता है कि उस समय न विद्या नाम की कोई चीज़ थी, न कला थी, न भवन निर्माण की कोई कला थी, न शिक्षा थी। उस वातावरण में उस समय के नागरिक समझौता किए। अब इन सिद्धांतों की आलोचना है, चाहे हाब्स का हो, चाहे जॉन लॉक का हो, चाहे रूसो का हो। कोई काल्पनिक कह सकता है, लेकिन यह बात सही है कि यहाँ पर आज जो हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री सिस्टम या देशात्मक शासन, फेडरल सिस्टम, एकात्मक शासन जैसी व्यवस्थाओं में पहुँचे हैं 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक में, तो लगता है कि उनका वह विचार उस समय जो आया वह काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। उसके बाद चौथा सिद्धांत आता है, वह है विकासवादी सिद्धांत। अब विकासवादी सिद्धांत में राज्य की जो तस्वीर है, राज्य का जो मॉडल है, राज्य की जो अवधारणा है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। राज्य उसे कहा गया जैसे भारत स्वतंत्रता के पहले राज्य होते हुए भी राज्य नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे पास मान्यता जिन्हें मिली हुई है राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का, उनमें से जनसंख्या तो थी। आज का भारत, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, तीनों एक था। निश्चित भूभाग भी थी, सरकार भी थी, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। लेकिन सुप्रीम पावर, संप्रभुता, वह हमारे पास नहीं थी। इसलिए स्वतंत्रता के पहले हम राज्य होते हुए भी राज्य नहीं थे। 15 अगस्त की उषा बेला से भारत विश्व के मानचित्र पर एक संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब प्रश्न यह है कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता सुप्रीम पावर है। आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। आंतरिक मामलों में हम स्वतंत्र हैं कि हम देश में, हमारे देश में किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था रख सकते हैं, चाहे हम संसदीय व्यवस्था अपनाएं या फिर संघात्मक व्यवस्था अपनाएं या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को महत्व दें। हम सोशलिस्ट विचार को भी रख सकते हैं, हम उदारवादी दृष्टिकोण को भी रख सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं। बस यह ख्याल रखना है
आंतरिक मामलों में कि हम अपने देश के संविधान के मौलिक अधिकारों का कहीं पर जो कानून पार्लियामेंट में या विधानसभा में बना रहे हैं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे। दूसरी जो फैक्टर आती है वह है बाह्य मामलों में स्वतंत्रता या विदेश नीति का क्षेत्र है। हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, दूर दराज के राज्यों के साथ, अन्य विकासशील राज्यों के साथ, अन्य महाद्वीपों के राज्यों के साथ या फिर विकसित राज्यों के साथ किस प्रकार की विदेश नीति अपनाएंगे, इस मामले में हम स्वतंत्र हैं। यही संप्रभुता है और यही हासिल हुआ तब भारत राज्य होते हुए भी राज्य कहलाया। लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत है उसमें भी कुछ बातें हुई हैं। उसमें मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की बात हुई है। मनुष्य समाज में रहना चाहता है और हमारा समाज तो विविधताओं से भरा हुआ है, चाहे भाषा के दृष्टिकोण से, चाहे बोली के दृष्टिकोण से, चाहे धर्म के दृष्टिकोण से। अनेकता में एकता की बात हम लोग करते हैं। धर्म का भी अपना स्थान है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत का राज्य सेकुलर है। इसीलिए भारत का जो संविधान है और उसमें जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग। वह किसी देवता या देवी के नाम से आरंभ नहीं हुआ है। संविधान सभा में भी चर्चा हुई, यहाँ तक कहा गया कि देवता या फिर देवी के नाम से आरंभ हो, लेकिन उसके लिए वहाँ मतदान हुआ और 68 पक्ष में कि हम भारत के लोग शब्द से आरंभ किया जाए और 41 मत धर्म के पक्ष में था। फिर बात आती है शक्ति। आज जो विकासवादी सिद्धांत है उसमें शक्ति के अलग अलग ब्रांचेस हैं। विकसित राज्य जो हैं या फिर जिनके पास प्रकृति के निःशुल्क उपहारें हैं, प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित हैं, या फिर जो डिप्लोमेटिक रूप से या फिर अस्त्र शस्त्र के दृष्टिकोण से या जिनकी इकोनॉमी की साइज बहुत ज़्यादा है, वो विभिन्न रूपों में अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आर्थिक कारण तो है ही, और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक चेतना। भारत में जो लोकतंत्र है वो एशिया और अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रियों या विश्व के अन्य महाद्वीपों के राज्यों के लिए एक कौतूहल का विषय है। लेकिन जो लोकतंत्र है भारत का, उसमें राजनीतिक चेतना के कारण लगातार इम्प्रूवमेंट और सुधार और अपनी आवश्यकताओं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नियम बन रहा है। आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन भी होता है। अब राज्य की उत्पत्ति के मसले के ऊपर ये जितने भी सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों में आज का जो युग है, इस युग में अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार को भी भूल जाएं, कोल्ड वार को भूल जाएं, या फिर उत्तर शीत युद्ध आया, साम्यवादी राज्य भी हैं तो राजतंत्रात्मक राज्य भी हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य भी हैं, और लोकतंत्रात्मक राज्यों में भी जस्ट लाइक अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन है, तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह भी निर्वाचित होगा। हालांकि समस्त शक्तियों का एक्सरसाइज प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य करते हैं, लेकिन नाम एक गणतंत्रात्मक राज्य में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। तो आने वाली शताब्दी में काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में एक ठहराव नहीं आ सकता, हम जड़ नहीं बन सकते। ये जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, उनमें और कोई भी भविष्य में थ्योरी आएगी, उन सबका स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। मुझे इतने स्नेह से सुने, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।